इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वीडियो देखिए कि जो हमने किया है 1950 से 1990 तक, यानी कि 1990 तक, 1950 से 1990 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी का सिचुएशन क्या रहा और इससे पहले हमारी सिचुएशन क्या रही, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है, प्लानिंग का क्या मतलब है कि जो आपके रिसोर्स होते हैं एक तरीके से लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो अब हमारे पास इकोनॉमी में आपने देखा इससे फर्स्ट वीडियो में कि हमारे पास जब कुछ बचा ही नहीं था, तो जब हम नए सिरे से हमें स्टार्ट करना था, तो जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि एक प्लान के थ्रू ही हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते थे। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, उसके कॉमन गोल्स क्या रहे, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं रही, और सेकंड पार्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टिल 1991। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, यानी कि आप जीतोगे या फिर हार जाओगे, ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यही है, आपको ना तो कोई हरा सकता आपके सिवा और ना ही कोई आपको जिता सकता आपके सिवा। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे प्लानिंग रही हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है और क्या उसके कॉमन गोल्स रहे हैं। फर्स्ट है कि लॉन्ग पीरियड, जो हमारे लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव या फिर कॉमन जो गोल्स हैं 5 ईयर प्लान के इन इंडिया, ये देखेंगे। देखिए, आप मान लिया जाए कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका एक तरीके से जो लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, तो ये आप समझ लीजिए एक तरीके से। तो हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, यानी कि जो हम 5 साल में कंप्लीट करने वाले हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, हम क्या करेंगे, अपनी जो जीडीपी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला होता है वो नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन होता है। सेकेंड है कि हम बात करेंगे कि रोजगार, यानी कि सभी को रोजगार मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इसके बियॉन्ड अब हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई हमारे एक तरीके से वर्टिकल हो गई है। इसके बाद हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी बेरोजगार नहीं है। यहाँ पर 2 तरीके की बेरोजगारी इकोनॉमी में रहेगी, एक है फ्रिक्शनल और एक है स्ट्रक्चरल। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है फ्रिक्शनल, जो स्ट्रक्चरल होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे कि आपकी आदत है कि आप एक जॉब को छोड़कर आप एक जॉब से जल्दी, मतलब आपका मन जो है एक जॉब से जल्दी भर जाता है, तो आप दूसरी जॉब के लिए ट्राई करते हो। जो बीच में जो समय रहता है 10 दिन का, 15 दिन का, वो आपका एक तरीके से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। उसके बाद आप देखोगे जो सेकंड है कि स्ट्रक्चरल प्लान क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। जैसे कि इंडिया के अंदर जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आया, इससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न पर शिफ्ट हो गई। या फिर आप ये कह सकते हो कि जब इकोनॉमी में डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड छोड़कर आप दूसरी चीज़ों की डिमांड करने लगते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है कि कुछ जो सिर्फ उसी टेक्निक को जानते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके बाद आप देखिए जो थर्ड है, तो आपने देख लिया कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि दिए हुए वेज पर जो काम करना चाहेगा उन सबको काम मिल जाएगा, इस तरीके की। और इसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हमने देखा कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल 2 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, जिसको हमने नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला है कि इतना इकोनॉमी में 5 या 5.5% के राउंड इतनी बेरोजगारी तो रहेगी ही रहेगी। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी बेरोजगार ना हो। फिर है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो बंटवारा करो जो रिसोर्स का, ऐसा नहीं है कि कुछ ही हाथों में आप उस रिसोर्स, सारे रिसोर्स उनको ही सौंप दो। इसका जो बंटवारा लगभग सभी के पास एक जैसा होना चाहिए। अब आप देखिए, मान लिया जाए कि आप एक कहीं पर किसी सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी में जब आप रहते हैं, ये कोई एक सोसाइटी, यहाँ पर आप रहते हैं, आपका अच्छा खासा एक बंगला है, आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है आपके पास, और इधर जो है ना छोटी छोटी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं। अब देखिए, आप यहाँ चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक हमारी इकोनॉमी में इक्वेलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि आप अपनी गाड़ी को बाहर भी नहीं पार्क कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, आप अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, यानी कि जिनके पास कुछ नहीं है और आपके पास सब कुछ है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से डकैती होगी। इस तरीके के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा
इंक्रीज होंगे। तो इसलिए इस कारण से कि शांति रहे इकोनॉमी में, और इकोनॉमी ग्रोथ तभी करती है जब हमारे मतलब एक तरीके से इक्वलिटी होगी। सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि इक्वलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया। फिर है कि सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता। अब देखिए हम आज़ाद हुए थे तो हमारा मेन मोटिव यही था कि कम से कम अनाज में तो हम कि जो खाद्यान्न चीज़ें उनको तो कम से कम हम इम्पोर्ट ना करें। इसी के कारण से हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। फिर है ये तो थे इनके जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि आपका गोल था कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है। तो अब यहाँ पर आगे देखिए कि शॉर्ट पीरियड जो ऑब्जेक्टिव रहे वो क्या क्या रहे। अब शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्या है कि आपका एक सिलेबस होता है कि आपका एक सिलेबस है और इधर आपने ये सिलेबस को डिवाइड किया हुआ कि भाई मेरा एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है तो आप क्या करोगे, इस सब्जेक्ट को पहले देखोगे कि मैंने आज ये गोल प्राप्त करना, कि आज मैंने ये टॉपिक करना, इसका ये टॉपिक करना, इसका ये टॉपिक करना। तो ये एक दिन क्या करोगे, ये शॉर्ट रन आपके एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव है। एक ये क्यों कर रहे हो कि आज जब करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो किस लिए किया जा रहा है कि ताकि आप यूपीएससी क्लियर कर सको। तो शॉर्ट का मतलब है कि हर रोज के जो गोल्स है इसमें क्या होगा कि जैसे एक साल के अंदर जो आप गोल्स प्राप्त करना चाहते हो तो उससे में आप क्या अचीवमेंट लेना चाहते हो तो उन चीज़ों की बात की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। हमारा फर्स्ट प्लान रहा 1951 से 1956। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हमारा 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन आया 1950 में, और 1952 के अंदर हमें क्या आई, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आई। यहाँ पर तो हमारा प्लानिंग कमीशन आया और 1952 में जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आई। ये क्या करता था, ये एक तरीके से प्लान बनाता था और ये इनको फाइनलाइज करती है थी, क्योंकि अब तो हमारे प्लान जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो अब देखिए जो एनडीसी है वो 1952 में आई और इसको जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा, संविधान में नहीं रखा। वो इसी कारण से नहीं रखा क्योंकि बार बार इन चीज़ों में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लान है आपका 1951 से 56 तक का। तो इसके ऊपर जो फोकस किया गया, फोकस ऑफ द प्लान और द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, इसके क्या में ऑब्जेक्टिव रहे, ये शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हो। तो इसके अंदर आप देखोगे कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन हमें वो बढ़ाना है, क्योंकि हमें खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंसी, मेन गोल क्या आपका कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। सेकंड है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ है, कि जो भी उत्पादन है चाहे वो इनकम है चाहे वो वेल्थ है उसमें क्या करना हमें यानी कि समानता लेकर आनी है, सबको सम्मान मिले चीजें। उसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आप देखिए सेकंड प्लान फिर हमारा आता है कि 1956 से 1961 तक। इसके अंदर क्या था कि इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए फर्स्ट हमारा प्लान जो था हमने देखा कि मतलब जो हमने बताया कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना, ये सारी चीजें लेकर जाए। सेकंड जो प्लान था वो महालोबिन्स जो मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर क्या है कि हमें इन हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया था। तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री यानी कि हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया था, ये इसका मेन है। अब देखिए यहाँ पर हमें इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ा, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ा। जब हमने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया तो आप देखोगे जब लास्ट में इनकी क्रिटिसिज्म आप पढ़ोगे तो इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ता चला गया। फर्स्ट 5 प्लान में कोई इन्फ्लेशन नहीं रहा, इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज होता चला गया। अब सही थर्ड प्लान आता 1961 से 66 तक। इसमें सेल्फ सफिशिएंसी इन ए फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि 1966 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो वो मेनली किसके जो वैसे तो हम लेकर आए थे बहुत सारे उसमें एक तरीके से भाई कि गेहूं चावल और भी जो फसल है उनमें, लेकिन ये मेनली हो पाया वीट और राइस के अंदर ही। ये जो सफलता हमें मिली सिर्फ इसी के अंदर मिली। तो फर्स्ट है कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कि हमें आत्मनिर्भर होना है कम से कम जो हमारा अनाज है उसके मामले में। सेकंड है यहाँ पर कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि रोजगार भी देना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि 1921 तक आप देखोगे जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगभग स्टैग्नेंट ही रही थी। एक तरीके से डेथ रेट और बर्थ रेट लगभग इक्वल थे, जितनी डेथ रेट थी उतनी ही बर्थ रेट थी। उसके बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट कर गई। तो अब देखिए यहाँ पर रोजगार की भी समस्या है, लोगों को रोजगार भी देना है। और उसके बाद है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता को
कम करना है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास इसके बाद जो है एक तरीके से पैसे की कमी हो जाती है गवर्नमेंट के पास, और ये जो कंटिन्यू इन प्लान को नहीं रख पाती है। तो यहाँ पर हम 3 प्लान एक एक साल के 3 प्लान हम लेकर आए 1966 से 1969, जिसको हमने हॉलीडे प्लान बोला, यानी कि अभी प्लान की छुट्टी कर दी गई, इसको हॉलीडे प्लान बोला गया। तो 1966 में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, भारत और चाइना का युद्ध हो जाता है। रही कहीं भगवान ने कसर निकाल दी कि यहाँ पर क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है। तो इस कारण से हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिसोर्स नहीं बचते कि हम नेक्स्ट 5 साल का कोई प्लान डिसाइड कर सकें। इसके बाद फिर हमारा आता है 1969 से ये 1974 है, 1974 का। तो ये 4th जो प्लान होता है, यानी कि जो हमारा 4th प्लान है वो आया 1969 से 1974 तक। अब इसके अंदर क्या था कि एक्सेलरेट करना हमने प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को बढ़ावा देना है। हमारी जो ग्रोथ है, देखो एक ग्रोथ जो होती है, आपने देखा कि जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी तब तक इकोनॉमी क्या होगी, आगे नहीं बढ़ सकेगी। प्राइस स्टेबल, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब हमें क्या हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो हमें जो मशीनें हैं इस तरीके की चीज़ें हमें क्या इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो हमें ये भी क्वेश्चन आया कि प्राइस स्टेबल रखने की, प्राइस बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज ना हो और बहुत ज़्यादा भी डिक्रीज ना हो। क्योंकि देखिए इंक्रीज होते हैं तो एक साइड होती है इंडस्ट्री, यानी कि जो एक तरीके से जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं उनको क्या होता है, फायदा होता है, लेकिन जो कंज्यूमर होते हैं उसको नुकसान होता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि 4th के बाद 5th प्लान आता है। जो 5th प्लान आता है वो 1974 से 79 तक आता है। इसके अंदर राइजिंग द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड विद ए फोकस ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए जब सबसे ज्यादा ये मेन बात है कि अब जब तक हम वीकर सेक्शन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक क्या है, आप एक देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि वीकर सेक्शन अगर बहुत ज्यादा गरीबी आपके देश में रहेगी तो ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, देश में शांति नहीं रह सकती, और जब शांति ही नहीं रह सकती तो इकोनॉमी आगे ग्रोथ भी नहीं कर सकती। इसके बाद आप देखिए 5th के बाद जो हमारा 6th प्लान आता है। अब देखिए 6th प्लान से पहले क्या होता है कि हमारा 1979 से और 1980 तक, 1979 से 1980 तक ये 2 साल का फिर गैप हो जाता है। अब इसको हमने बोला रोलिंग प्लान, जो कि गोर्डान मिडल जो है उन्होंने दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है। गवर्नमेंट में एक तरीके से जो मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम आने के कारण से कि गवर्नमेंट्स क्या है, कभी कोई गवर्नमेंट बनती है तो दूसरी गिरती है फिर दूसरी बन जाती है। तो इस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और तो ये प्लान ही हमें यहाँ पर एक तरीके से हम कंटिन्यू नहीं रख सके। फिर उसके बाद आता 7th प्लान। ये हमारा था 1st प्लान, 2nd, 3rd, 4th, 5th, फिर हमारा आता 6th प्लान आता है, जो कि 1980 से 1985 तक रहेगा। इसके अंदर हमें क्या कि गरीबी के ऊपर फोकस किया कि हमें गरीबी को कम करना है, असमानता को कम करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, हेल्थ, एजुकेशन, इस रोड, पानी, ये सारी सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए। अब आप देखिए इसके बाद आप देखोगे कि जो हमारा इसके बाद 1985 से 90 तक का रहता है। इसके अंदर क्या है कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर देने हैं रोजगार के। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अब देखिए वहाँ पर एकदम से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी 1966 के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता। लेकिन क्या हुआ फिर एक तरीके से जितना इंक्रीज हुआ था अब वो एक तरीके से कॉन्स्टेंट होना स्टार्ट हो गया। अब आप देखोगे कि फिर जाकर हमें 2nd ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करते हैं। अब आपने देख लिया कि जो हमारा एक जो हमारा 7th प्लान है वो 1985 से 1990 तक का रहा कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फिर इसके बाद फिर 2 प्लान हमारे पास रहे कि जो कि हम पूरे 5 साल का एक प्लान नहीं ले पाए, 1990 और 1992 तक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको पता है कि 1956 में जब हमारी 2nd जो पॉलिसी आती है 1956 में, फर्स्ट आई थी हमारी 1948 में, जो 2nd आती है वो आती है हमारी 1956 में। तो 1956 की जो पॉलिसी आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्सिमम बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। बर्डन का मतलब है कि सारी इंडस्ट्री का बोझ अपने ऊपर ले लेते कि मैं लेकर चलूंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो तो वहां पर काम करता है जहां पर उसको बेनिफिट होता है। तो अब गवर्नमेंट को क्या हुआ,
गवर्नमेंट ने अब इतना ओवरलोड ले लिया, तो 1956 से 1980 तक आते आते और उसके बाद की जो सिचुएशन है वो खराब होती चली गई। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास इतने भी रिजर्व नहीं थे कि एक 3 साल के मिनिमम रिजर्व आपके पास होने चाहिए। सिर्फ आपके पास क्या है कि 10 से 15 दिन के रिजर्व ही बचे थे कि जिससे आप जो इंपोर्ट करते हो उसकी पेमेंट कर सकते हो। इस कारण से हम यहाँ पर जो प्लान है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ये 1990 से 1992 का एक 2 एनुअल प्लान्स रहे। देखिए यहाँ पर भी एनुअल प्लान एक तरीके से एक ये यहाँ पर रहा और आपने देखा कि पहले भी 6 से 7 तक आप काउंट कर लेना कितने बनते हैं। उसके बाद आता है हमारा 8th प्लान, जो कि हमारा 8th प्लान क्या है कि प्लान ये है कि 1992 से 1997 इसके अंदर क्या है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, कि जब हमारी ये सेंचुरी खत्म होगी, यानी कि जो हमारी एक तरीके से 20वीं शताब्दी जब खत्म होगी तो जितनी भी मैन पावर है यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है हम उसका फुली यूटिलाइज करेंगे। देखिए फुली यूटिलाइज का मतलब है कि मान लिया जाए कि आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, ये आप 12 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो 12 घंटे आपके लिए फुली यूटिलाइज हो जाएंगे। यदि आप इससे कम पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, तो ये अंडर यूटिलाइज हो जाएगा। तो आप एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल हो और अपना अच्छे से यूज कीजिए। अब देखिए फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी, वो कह रहे कि यहाँ पर जो 20वीं शताब्दी है वो जब खत्म होगी तो जितना भी मैन पावर हम उसका यूज कर चुके होंगे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन सबको ही क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम मिलनी चाहिए। अब देखिए आप कि जो हमारा 9th प्लान है वो है 1997 से जो हमारा 9th प्लान है वो हमारा 1997 से 2002। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब हमारा इससे पहले वाला जो प्लान था यानी कि जो 8th प्लान था उसमें आपने क्या देखा कि 1992 से 1997 तक का था वो, तो जो 1992 से 1997 तक अब यहाँ से कंटिन्यूस रहे हमारे 12 तक प्लान जो है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करना है। फिर है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है कि हमें जो एग्रीकल्चर है उसको भी विकसित करना है और जो रूरल है उसको भी विकसित करना है। ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, देखिए यहाँ पर भी ये मेन मुद्दा है कि हमें प्राइस स्टेबल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ना तो इन्फ्लेशन आ जाए ना ही मंदी आ जाए। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब देखिए ये भी एक प्रॉब्लम हो गई कि हमें पॉपुलेशन को भी रोकना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है हमारा इस प्लान के बाद सेकंड जो प्लान आता है वो आता है 10th प्लान। जो 10th प्लान है वो आया हमारा 2002 से 2007 तक। अब वो करें कि एम्पावरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि क्वालिटी, एक आप चीज़ें तो प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, लोगों की जो क्वालिटी है लाइफ की वो इंक्रीज होनी चाहिए। बेटर हेल्थ आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, इम्प्रूव लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी कि आपका कंजम्पशन का लेवल बढ़ना चाहिए। और जो ये देखिए तो बार बार ही बोली जा रही है कि इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा 11th प्लान। जो 11th प्लान है वो आपको क्या कहता है कि मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट आल्सो पॉवर्टी रिडक्शन। इसके अंदर बहुत सारे टारगेट रखे गए, वो करें कि पॉवर्टी को भी हमें करना है, कम करना है, कि सिर्फ टारगेट ही कवर नहीं करने हैं, उसके साथ हमें जो बेरोजगारी है उसको भी कम करना है। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो करेंगे इम्प्रूव करना है एजुकेशन क्वालिटी को, पब्लिक हेल्थ को, इन चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर है कि स्ट्रेटजी फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, 1966 में। अब देखिए 2007 में ही इस चीज़ के बारे में बात की गई जब यह प्लान फ्रेम किया गया कि हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। फिर है कि जनरेटिंग हाई क्वालिटी ऑफ जॉब, यानी कि जो हाई क्वालिटी की जॉब है उनको भी हमें जनरेट करना पड़ेगा। और देखिए एक और मुद्दा ऐड हो जाता है कि हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते रहो और साथ के साथ में जो इन्वायरमेंट है उसको एक तरीके से आप खराब करते रहो, इन्वायरमेंट को भी आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा 12th प्लान। जो प्लान है 2012 से 2017 तक का ये रहता है। इसके अंदर क्या कि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि फास्ट यानी कि जल्दी करनी है
सस्टेनेबल का मतलब है कि आप जो रिसोर्स का यूज करते हो उनका रिसोर्स एक इस तरीके से कीजिए कि ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी कुछ मिल सके। और इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, सबको एक साथ लेकर चलना है। अब यहाँ पर है, आपने देख लिया कि जो 12 प्लान है उसमें कितने गैप्स रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी आया है कि हम 5 साल का प्लान नहीं लेकर चल पाए। तो आपने ये सब चीज़ें देखी, आई होप कि आप सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या विशेषताएं रही हैं जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई 1991 तक, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, क्या क्या काम किया गया है। अब है कि हैवी रिलायंस ऑन ए पब्लिक सेक्टर। देखिए मैंने आपको बताया कि 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या किया गवर्नमेंट ने, जितना भी मतलब है हैवी रिलायंस ऑन ए पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो सेक्टर थे, बहुत सारे जो इंडस्ट्री थे वो अपने अंडर में ले लिए। तो गवर्नमेंट का जो एक तरीके से वर्चस्व है वो ज़्यादा रहा। फिर है कि रेगुलेटिंग डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब क्या है, जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस किया गया और एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर फोकस किया गया। ये करें कि जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल, इसलिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस क्यों किया, हमें टैरिफ और कोटा क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि देखिए जब स्टार्टिंग में होती है ना, कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। मान लिया जाए कि जो इंडिया है, और इंडिया में क्या है, हरियाणा में क्या है, एक तरीके से पानीपत है, पानीपत में जो कंबल की फैक्ट्री है, मान ले कि हम यहाँ पर भी कंबल बनता है और ये इस कंबल सेम ही कंबल जो है वो चाइना से भी आ जाए। जब चाइना से भी ये कंबल आएगा और जो इंडिया है वहाँ पर भी कंबल बनता है, तो अब एक मान लिया जाए कि इनके पास अच्छी खासे एक तरीके से जो सेटअप है वो अच्छा है, इनकी टेक्नोलॉजी हमारे से बेस्ट है और ये चीप रेट पर चीज़ें तैयार कर पाते हैं। मान लिए हमारे कंबल का प्राइस होता है 1000 रुपये, इसकी इतनी कॉस्ट आती है, प्राइस नहीं है कॉस्ट आती है, और इधर कॉस्ट आती है 200 रुपये। तो सेम देखिए अगर ये 400 में भी बेचते हैं और 400 के बाद अगर आप इनके ऊपर एक तरीके से 100% टैक्स भी लगा देते हो तब भी 800 रुपये का कंबल जो है इनका वो पड़ेगा। तो अब क्या हमारा फिर भी ज़्यादा कॉस्ट रहेगी, तो इनके कंबल को लोग ज़्यादा परचेज करेंगे और हमारे कंबल की जो है डिमांड कम हो जाएगी। तो ये ऐसी चीज़ें ना हो ताकि हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो फ्लरिश हो सके, आगे बढ़ सके, इसलिए क्या किया गया, ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, प्रोटेक्शन लगाया गया। उसके बाद है फिर, लेकिन ऐसा है कि ये प्रोटेक्शन जो है हटा भी देना चाहिए कि जब एक तरीके से डेवलपमेंट हो चुका होता है। नहीं तो देखो अगर मान लिया जाए कि आपको कुछ चीज़ें मिलती रहें, अब आप फिर उनके अंदर इंप्रूव नहीं करना चाहोगे, आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव तब करते हो जब आप कंपटीशन में होते। फिर है कि हैवी जो इंडस्ट्री है उन डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, यानी कि जो हैवी इंडस्ट्री है उसका एक तरीके से जो महत्व जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रहा। थ्रस्ट ऑन ए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो करें कि देखो एक लेवल ऐसा होता है कि आपके पास मान लिया जाए कि मिनिमम आपके पास 100 रुपये बचत के होने चाहिए, लेकिन आपके पास है 10 रुपये या 50 रुपये हैं या 60 रुपये हैं। तो देखिए 60 या 10 कोई भी चीज़ जब आपने परचेज करनी है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100 रुपये की बचत होनी चाहिए। तो ये भी आपके पास फिजूल में ये पड़े हैं, लेकिन आप जब तक आप 100 रुपये कवर नहीं कर लोगे तब तक इन चीज़ों का भी कोई फायदा नहीं होगा। थ्रस्ट का मतलब है कि एक लेवल, एक मिनिमम लेवल का सेविंग और मिनिमम लेवल का इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सेविंग ही तो इन्वेस्टमेंट में एक तरीके से कन्वर्ट होती है। उसके बाद है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि हमें फॉरेन कंपटीशन से अपने इंडस्ट्री को बचाना था, एक्सपोर्ट के ऊपर प्रमोशन करना था, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था, इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए और इंपोर्ट को क्या करना था, सब्स्टिट्यूट्स करना था। यानी कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं अब उनको हम बाहर से ना मंगवाकर अपनी कंट्री के अंदर ही उनका प्रोडक्शन करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फॉरेन कैपिटल, कि देखो जो FDI है, जो बाहर के जो पूंजी यहाँ पर आकर लगाते हैं, जो बाहर के जो देश हैं उसको भी हमें रोकना था, क्योंकि हमें क्या है एक तरीके से इस तरीके की आप सिचुएशन से गुजर चुके हो। जब 1600 में क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो भी क्या एक फॉरेन कैपिटल ही तो लेकर आती है, एक ट्रेड के पर्पज से ही तो आती है। बाद में देखा कि आपने कब्जा कर लिया उन्होंने यहाँ पर आकर, तो ये जो फॉरेन कैपिटल है इसको भी अलाउ नहीं किया गया। इसलिए जो फेरा जैसी चीज़ें हैं तो इनको लेकर आया गया ताकि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके। फिर है कि सेंट्रलाइज प्लानिंग, यानी कि सेंटर डिसाइड करेगा और वही नीचे तक आएंगी चीज़ें। फिर है कि अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या क्या हम यहाँ पर अचीव कर पाए। फर्स्ट है कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो बढ़ी। फर्स्ट है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सेकंड है कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी इंक्रीज हुई। इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है नया इन्वेस्टमेंट होना, नई मशीनें इकोनॉमी में आना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सको।
फिर है कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, तो सॉरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, तो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी क्या किया गया, एक तरीके से रिफॉर्म्स किए गए, इंस्टीट्यूशनल जो है रिफॉर्म्स किए गए एग्रीकल्चर में। अब देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्री है उनको डेवलप किया गया। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, जो समाज के लिए जरूरी है उनको विकसित किया गया। रोजगार बढ़ाने की बात की गई, मॉडर्नाइजेशन की बात की गई, एक तरीके से कि मॉडर्नाइजेशन हम करेंगे, चाहे वो क्या है, एक तरीके से मशीनों में हो, टेक्नोलॉजी में हो, और चाहे वो समाज में, यानी कि समाज की सोच को भी बदलना है और हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी अच्छा करना है। सेल्फ सफिशिएंटी एंड सेल्फ रिलायंस, क्या करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। अब देखिए जितनी भी आप चीजें टारगेट करके रखते हो वो सारी अचीव नहीं कर सकते, इसी तरीके से कुछ इसके फेलियर भी रहे हैं। तो देखिए जान लेते हैं कि नो सब्सिस्टेंशियल इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि संतोषजनक जितना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने सहने का स्तर इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हो पाया, और इंपोर्ट करने के कारण से कॉन्टिन्यूस जो प्राइस है वो इंक्रीज करते रहे, इन्फ्लेशन बढ़ता रहा। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो बेरोजगारी है वो क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। लेस ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उससे प्रोडक्शन कम कर पाए हम। इन एडिकेट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा हम डेवलप नहीं कर पाए। ये सिचुएशन तो आपने कोरोना में देख ही ली कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें बेड नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, तो कितनी बुरी प्रॉब्लम है ये। दूसरा कि आप देखते हो बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि जहाँ पर रोड की सुविधा नहीं है, इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाए। इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम इक्वालिटी की बात करते थे वो कोशिश तो की, बट लेकिन इनकम और वेल्थ में इक्वालिटी जो है वो प्रॉपर लेकर नहीं आ पाए। एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके से कुशल नहीं है, अकुशल है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो वो करें कि यहाँ पर जो नींव की है, जो एक स्ट्रॉन्ग नींव होनी चाहिए उसकी भी कमी रही। टू एम्बिशियस, वो करें कि यहाँ पर जो एम्बिशियस है कि जो महत्वाकांक्षी की भी बहुत कमी रही, यानी कि महत्वाकांक्षी नहीं रही हमारी जो योजनाएं हैं। पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपने पता है कि पैराडॉक्स का यहाँ पर मतलब क्या, पैराडॉक्स होता है असमंजस की स्थिति। तो इसका मतलब होता है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। कि देखिए जो सेविंग है, सेविंग जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग का मतलब होता है मान लिया जाए कि एक अगर बंदा है